गुड आफ्टरनून। तो होल्डिंग कंपनी हम लोग जो किए थे, 2 क्लासेस हुआ था। एक तो फर्स्ट क्लास थोड़ा बहुत बेसिक से किए थे। सेकंड क्लास में हम लोग फॉर्मेट ऑलरेडी होल्डिंग कंपनी में जो बैलेंस शीट बनता है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का फॉर्मेट कंप्लीट किए और उसमें कुछ वर्किंग्स, कंट्रोल चार्ट फर्स्ट फाइंड किए, प्रिपेयर किए थे और कुछ नोट्स टू अकाउंट्स करेंगे। तो आज हम लोग कंटिन्यू करते हो क्लासेस ऑफ होल्डिंग कंपनी। यस, तो ये हम लोग लास्ट किए थे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। दिस इज द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ठीक है। और उसमें कुछ नोट्स टू अकाउंट्स है, कुछ कंट्रोल चार्ट है। फर्स्ट कंट्रोल चार्ट कंप्लीट किए, कंट्रोल चार्ट ए। इसमें फाइंड करते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट, बट ये थोड़ा लेंदी है। बट इसमें क्या होता है ना, आगे जो कंट्रोल चार्ट बनेगा उसका बहुत कुछ इसमें आ गया। तो इससे हम लोग सिर्फ कंट्रोल चार्ट नहीं, अदर्स टू कैलकुलेट सम अदर्स पोर्शन, अदर कंट्रोल चार्ट, ये हमको हेल्प करेगा, ठीक है। यस, तब आ जाते हैं सेकेंड कंट्रोल चार्ट में। सेकेंड कंट्रोल चार्ट बी, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। सेकेंड कंट्रोल चार्ट, कंट्रोल चार्ट, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। और इससे हम लोग फाइंड एक्चुअली करते हैं, टू फाइंड गुडविल और कैपिटल रिजर्व। क्या फाइंड करते हैं? आइदर गुडविल और कैपिटल रिजर्व। ओके, एक डिटेल कॉलम, एक डिटेल अमाउंट और एक नेट अमाउंट। यस, तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल हम लोग कंट्रोल लेने के लिए तो इन्वेस्ट किए थे ना, मेजर शेयर्स खरीदे, इन्वेस्ट किए थे। तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना था, कॉस्ट कितना लगा था, वो देखेंगे। तो लिखो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी। इसमें क्या लिखोगे? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी को ऑलवेज इस तरह एस लिमिटेड, एस। तो मेनली हम लोग को कंट्रोल इक्विटी शेयर्स पे ही तो मिलता है ना, इक्विटी खरीदेंगे तभी कंट्रोल मिलेगा। तो कितना इक्विटी में, अदर अदर उनका सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट हो या ना हो, इक्विटी में तो श्योर रहेगा। तो कितना इन्वेस्ट किए तो देखोगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, ठीक है। कितना इन्वेस्ट किए थे, होल्डिंग का एसेट साइड देखोगे, उसमें दे देगा इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी इतना। वो अमाउंट हो सकता है, या आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगे, इस दिन बाय किए थे, इतना रुपया इन्वेस्ट किए थे, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। अगर कुछ प्रेफरेंस में भी इन्वेस्ट किए, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स, ऑब्वियसली सब्सिडियरी का। बट प्रेफरेंस जीरो खरीदे या कितना खरीदे उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कंट्रोल नहीं आता। बट कुछ इन्वेस्ट किए तो वो अमाउंट भी लिख लेना, ठीक है। इसमें अब होल्डिंग में रेशियो होता है ना, रेशियो होल्ड, प्रोपोर्शनल रेशियो, डिग्री ऑफ कंट्रोल। कि होल्डिंग का 75% कंट्रोल है तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट 25% है। तो इक्विटी में तो इन्वेस्ट किए थे 75%, इसका मतलब प्रेफरेंस में भी 75%, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर कुछ इन्वेस्ट किए, चाहे मिनिमम शेयर्स भी खरीदे, कुछ खरीदे तो लिखो कितना इन्वेस्टमेंट लगा था, ठीक है। उसमें कंट्रोल से, रेशियो से कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन, अगर कुछ डिबेंचर्स में भी इन्वेस्ट किए, अगर सब्सिडियरीज डिबेंचर में भी इन्वेस्ट किए तो वो भी ऐड कर लेना। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आ गया, बोलो यस। नेक्स्ट, इसमें से लेस करेंगे आप। अगर मैंने इन्वेस्ट किए टोटल ये सब में, इसके अगेंस्ट में नेटवर्थ कितना था जिस दिन इन्वेस्ट किए थे, तो अब लेस करेंगे नेटवर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट, नेटवर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट
इन एस लिमिटेड। तो एस लिमिटेड में जो इन्वेस्ट किए थे, वो इन्वेस्टमेंट जिस दिन किए थे उस दिन एस लिमिटेड का नेटवर्थ जो था ना, उसमें से मेरा हिस्सा, होल्डिंग का हिस्सा कितना नेटवर्थ। तो इसमें क्या क्या बोलो, नेटवर्थ में क्या आता है? शेयर कैपिटल आता है, और क्या आता है? रिजर्व एंड सरप्लस। तो फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, फिर फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स। अगर कुछ प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट किए थे, उस प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू कितना था? फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, जितना डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किए थे उसका फेस वैल्यू क्या था। ठीक है, अच्छा डिबेंचर नेटवर्क का पार्ट नहीं है, लेकिन इन्वेस्ट किए तो कितना इन्वेस्ट किए थे उसका इसमें फेस वैल्यू क्या था। जो डिफरेंस है वो गुडविल और कैपिटलिज्म में एडजस्ट हो जाएगा। अब एक बार ध्यान दो, यहाँ एक बार हम लोग आएंगे सेकंड कंट्रोल चार्ट, मतलब सॉरी कंट्रोल चार्ट ए में जाएंगे। क्या चीज देखो, जो फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस नहीं मिलेगा, प्रेफरेंस पे कंट्रोल नहीं होता। ये जो फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर, ये आपको मिलेगा इधर से, मिलेगा शेयर कैपिटल ऑब्वियसली, है ना। शेयर कैपिटल बोनस ऐड किए, और ये जो होल्डिंग का शेयर है ये ए पोर्शन हो जाए। कौन सा पोर्शन? जो टोटल कैपिटल था इसमें से होल्डिंग का शेयर, ये आप लिख लोगे। करेक्ट, बोलो समझ में आया? यस। तो ये आपका ये तो माइनॉरिटी का है, उसको देखना नहीं है। अगेन फिर सेकंड, ये जो प्री एक्विजिशन रिजर्व आया था, लास्ट में सबको जोड़ के कैपिटल प्रॉफिट लिखे थे, है ना। तो इसमें से जो होल्डिंग का शेयर आया, इसमें से जो होल्डिंग का शेयर आया, ये जो शेयर होल्डिंग का, ठीक है ना, ये भी नेटवर्क का पार्ट है, ये भी लेंगे। अब पोस्ट एक्विजिशन ये नहीं लेंगे। इन्वेस्टमेंट डेट तो अप टू द डेट ऑफ एक्विजिशन है, तो जितना प्री है कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, ये दो चीज लेंगे। पोस्ट एक्विजिशन को इन्वेस्टमेंट डेट में तो नहीं हो, तो इन्वेस्टमेंट के बाद प्रॉफिट है ना, वो नहीं माना जाएगा कॉस्ट, तो उसको हम लोग इग्नोर करेंगे। तो क्या लेंगे इसमें? यस, फेस वैल्यू इन्वेस्टमेंट शेयर और प्रेफरेंस, तो कितना प्रेफरेंस में इन्वेस्ट किए थे इनटू फेस वैल्यू इनटू करोगे, कितना डिबेंचर में। अच्छा लिख ही देते, अब लोग को समझ में आ जाएगा। नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स परचेज्ड इनटू फेस वैल्यू, एफबी मतलब होल्डिंग कंपनी कितना प्रेफरेंस शेयर खरीदे थे सब्सिडियरी का, इनटू फेस वैल्यू। इसी तरह नंबर ऑफ डिबेंचर्स परचेज, नंबर ऑफ डिबेंचर्स परचेज्ड इनटू फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। ओके, तो इन सबको फिर और एक चीज आएगा, एक्चुअली नेटवर्क का पार्ट चल रहा है, नेटवर्क कैलकुलेशन करें तो कैपिटल आया ना, तो शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट तो रिजर्व एंड सरप्लस था, तो कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस ये होता है नेटवर्क। शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, शेयर ऑफ होल्डिंग या प्रॉफिट ऑफ, ओह अच्छा इतना स्पेस नहीं लगेगा। शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड, शेयर ऑफ होल्ड, शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी मतलब एच लिमिटेड का शेयर। एज पर फर्स्ट कंट्रोल चार्ट जो कैपिटल प्रॉफिट आया ना होल्डिंग का शेयर, वो इसमें लिखोगे। बस इन सबको मेनली हम लोग माइनस करते, एक और एडजस्टमेंट इसमें देता है, लेस करेंगे। फिर अगर प्री डिविडेंड, लास्ट ईयर का डिविडेंड, एक्विजिशन डेट से पहले का डिविडेंड डिक्लेयर किए थे और पे किए थे कंपनी, और होल्डिंग को मिला, तो इसका एडजस्टमेंट ऑलवेज इन्वेस्टमेंट से लेस किया जाता है। तो करेंगे शेयर ऑफ प्री एक्विजिशन डिविडेंड, शेयर ऑफ, और डिविडेंड का हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे ना डिटेल्स बता देंगे कैसे कैसे करना होगा, यहाँ फिलहाल लिखते जाओ। शेयर ऑफ प्री एक्विजिशन डिविडेंड received
बाई एच फ्रॉम एस लिमिटेड, जितना होल्डिंग कंपनी को मिला सब्सिडी, सब्सिडी का मेजर शेयर खरीदे तो सब्सिडी अगर डिविडेंड दिए उसमें से तो मेजर डिविडेंड होल्डिंग को मिलेगा ना। तो अगर सब्सिडी को डिविडेंड मिला प्री एक्विजिशन पीरियड का तो उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट कॉस्ट से लेस करेंगे। इन्वेस्टमेंट था ना, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसीलिए यहाँ एडजस्ट करेंगे। लेकिन होल्डिंग गलती से इसको पीएल में क्रेडिट किए थे तभी करोगे लेस। अगर होल्डिंग करेक्टली क्रेडिट किए इन्वेस्टमेंट तो माइनस हो चुका, करना नहीं है। Share of pre-acquisition dividend received by holding from Sub S Limited wrongly credited in PL, credited in profit and loss account by H Limited. होल्डिंग अपना पीएल में गलती से अगर किए, प्री डिविडेंड अपना प्रॉफिट नहीं है भाई। प्री एक्विजिशन मतलब मैंने जब शेयर खरीदे, होल्डिंग जब शेयर खरीदे सब्सिडियरी का, उस डेट से पहले का डिविडेंड, उस डेट से पहले का लास्ट ईयर का समझ लो, इस साल खरीदे तो लास्ट ईयर का डिविडेंड, लास्ट ईयर कंपनी दिए नहीं थे, अब अभी करंट ईयर में डिक्लेयर करके दे दिए, ठीक है ना। तो ये जो डिविडेंड होल्डिंग खरीदने के बाद दिए, लेकिन दे रहे तो लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर होल्डिंग के पास शेयर थोड़ी था। तो लास्ट ईयर जो इन्वेस्टर था उनको मिलना चाहिए था, उनको तो मैंने इन्वेस्ट करके कॉस्ट लगा पे कर दिए ना, तो कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे, उनका डिविडेंड हमको मिला। तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड एक्विजिशन डेट से पहले का डिविडेंड, ये होता है प्री डिविडेंड। और ये प्री डिविडेंड ऑलवेज इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को रिड्यूस करते, तो इन्वेस्टमेंट से ये जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इससे लेस होना चाहिए। लेकिन होल्डिंग गलती क्या किए, होल्डिंग अपना पीएल में क्रेडिट किए, मतलब पीएल में ऐड कर लिए, तो इसीलिए हम लोग करेक्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट से लेस कर देंगे, ठीक है। अब जो बैलेंस आया, अगर ये पॉजिटिव है तो गुडविल बोलोगे, नेगेटिव है तो कैपिटल रिजर्व बोलोगे। हाँ, इंड एस 110 बोलते हैं बार्गेन गेन, मतलब एक्चुअली 103 एक्विजिशन में, ठीक है। इन उसमें क्या बोलते हैं, इसमें गेन ऑन बार्गेन परचेज, बट हम लोग यहाँ टर्म यूज करेंगे डायरेक्ट आप लोग का पुराना के हिसाब से। दैट शुड बी आइदर गुडविल और कैपिटल रिजर्व, आइदर गुडविल और कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अगर पॉजिटिव आया गुडविल बोलोगे, नेगेटिव आ गया तो कैपिटल रिजर्व, राइट। तो कैसे कर रहे हैं, मैंने इन्वेस्ट कितना किए, देखो इसमें सब क्वेश्चन में प्रेफरेंस या डिबेंचर नहीं रहेगा, बट कुछ क्वेश्चन में दे सकता है, इसलिए हम पूरा कंप्लीट फॉर्मेट दे रहा हूँ। बट इक्विटी तो रहेगा ही रहेगा। तो कितना इन्वेस्ट किए इक्विटी में वो लिख देना, ठीक है ना, वो अमाउंट लिख देना, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। शेयर्स में प्रेफरेंस में भी डिबेंचर में भी है, तो कितना इन्वेस्ट किए थे होल्डिंग वो लगा दो। सब्सिडियरी में इन्वेस्ट किए, ठीक है, एस लिमिटेड में। अब नेट वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी, सब्सिडी जो इन्वेस्ट किए थे, जिस दिन इन्वेस्ट किए थे, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, डेट ऑफ एक्विजिशन, उस दिन सब्सिडी का जो शेयर कैपिटल था, नेटवर्क में क्या शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, तो शेयर कैपिटल उसमें से होल्डिंग जो खरीदे थे उस शेयर का फेस वैल्यू क्या, वो देख लेंगे, वो फर्स्ट कंट्रोल चार्ट में आ जाएगा। फिर प्रेफरेंस में इन्वेस्ट किए तो कितना प्रेफरेंस शेयर बाय किए थे होल्डिंग इनटू फेस वैल्यू, वो वैल्यू भी आ जाएगा। डिबेंचर में इन्वेस्ट किए तो फेस वैल्यू, नंबर ऑफ डिबेंचर परचेज इनटू फेस वैल्यू में इन्वेस्टमेंट डिबेंचर आ जाएगा। और एक नेटवर्क में शेयर कैपिटल, सॉरी, शेयर ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस भी आता है। तो जो प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस उसको कैपिटल प्रॉफिट बोले थे, तो शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है ना। अब सब्सिडियरी होल्डिंग का शेयर से, माइनॉरिटी का नहीं, तो वो भी इसमें लिख लो। और इन सबको जोड़ के नेटवर्थ मिलेगा, डेट ऑफ एक्विजिशन कितना नेटवर्थ था, उस दिन मेरा इन्वेस्टमेंट इतना था, और ये माइनस कर दोगे तो आएगा गुडविल और कैपिटल रिजर्व। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको प्री डिविडेंड देगा, प्री एक्विजिशन, प्रीवियस ईयर का एक्विजिशन डेट से पहले का डिविडेंड अभी कंपनी दे रहे हैं आफ्टर एक्विजिशन। तो प्री डिविडेंड अगर होल्डिंग करेक्टली इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट किए, इन्वेस्टमेंट से लेस किए तो कुछ करना नहीं है यहाँ। लेकिन गलती से वो पीएल में जोड़े, पीएल में ऐड किए थे, तो उसमें यहाँ माइनस कर दोगे, क्योंकि प्री डिविडेंड, प्री एक्विजिशन डिविडेंड ऑलवेज इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को रिड्यूस करते, राइट। यस, तो ये हो गया आपका सेकंड कंट्रोल चार्ट। इससे गुडविल मिलेगा तो एसेट साइड आ जाएगा ना, इंटेंजिबल एसेट्स में, कंट्रोल चार्ट बी वहां लिखे थे इसीलिए। और कैपिटल रिजर्व आया तो रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। अब हम लोग वही करेंगे, कंट्रोल चार्ट सी, रिजर्व एंड सरप्लस। ये देखो, ये जो बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट में आ जाओ। ये कंट्रोल चार्ट ए क्या था बोलो, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, और यहाँ एसेट साइड देखो, इंटेंजिबल में गुडविल,
है ना, कंट्रोल चार्ट बी लिखे थे तो इसमें गुडविल आया, और बाई चांस कैपिटल रिजर्व आया तो कंट्रोल चार्ट सी में आ जाएगा। ये जो रिजर्व एंड सरप्लस लिखे ना, ये जो रिजर्व एंड सरप्लस लिखे कंट्रोल चार्ट सी, कैपिटल रिजर्व है ना, रिजर्व एंड सरप्लस में लिखोगे। अब कंट्रोल चार्ट सी ये करेंगे हम लोग। इसके बाद बस कुछ नहीं है, बस कुछ एडजस्टमेंट एडलिस्ट करेंगे, नोट्स टू अकाउंट्स में हो जाएगा। बट ये 3 कंट्रोल चार्ट करना ही है, समझ में है ना? ये 3 वर्किंग्स आपको करना है, आप वर्किंग्स बोलो जो भी बोल के करो, बट करना तो है ये 3, राइट? यस, अब आ जाते लास्ट कंट्रोल चार्ट सी। कंट्रोल चार्ट सी, इसमें फाइंड करेंगे कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस, और इसको कंसोलिडेटेड क्यों बोल रहे, दोनों को कंबाइन करेंगे ना। ओके, फर्स्ट कंट्रोल चार्ट ही मेन है, ठीक है ना, उसी से ये सब इजीली हो जाए। तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आता है बोलो? एक तो प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, है ना, तो पहले ही लिख लेते। अगर कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व एज पर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या कंट्रोल चार्ट बी, ठीक है। अब कंट्रोल चार्ट बी नहीं लिख के नोट्स लिख के भी कर सकते हो, तो लिख लेना एज पर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। बोलो अभी जो है ना नेगेटिव, तो क्या कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व इधर आ जाएगा फाइनल कॉलम में। जी, जनरल रिजर्व कितना होल्डिंग में था, एच लिमिटेड, ए लिख लेंगे। सब्सिडी का पूरा नहीं लेंगे, सब्सिडी का पूरा नहीं लेंगे, सब्सिडी क्या लेंगे, ऐड करेंगे शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व, अगर वो जनरल रिजर्व है, ऑफ सब्सिडियरी एस लिमिटेड, ब्रैकेट में ओनली होल्डिंग शेयर, होल्ड एच लिमिटेड शेयर, एच को कितना मिलना चाहिए, और ए भी आपको मिलेगा कंट्रोल चार्ट ए से। देखो देखो, ए कंट्रोल चार्ट ए में आ जाओ, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस, बोलो यहाँ क्या लिखे, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस, राइट। इसमें पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आया और पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व आया। ये जो रिजर्व में होल्डिंग का शेयर, ये होल्डिंग सब्सिडियरी माइनॉरिटी का नहीं, है ना, टोटल रिजर्व में से एक होल्डिंग का पार्ट है ना, ये जो होल्डिंग का शेयर है इसी को लेंगे रिजर्व के साथ, और होल्डिंग का जो प्रॉफिट है पोस्ट, वो पीएल के साथ लेंगे, ठीक है ना। यस, तो होल्डिंग का जो शेयर है, ये जो शेयर ऑफ होल्डिंग टोटल पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व में से होल्ड सब्सिडियरी का है ना, तो होल्डिंग का शेयर सिर्फ लेंगे, वो पार्ट को हम लोग इसमें जोड़ लेंगे। क्लियर? यस, तो इसमें जोड़ लेते। जनरली इसमें एडजस्टमेंट कुछ नहीं देता है, तो इसको ऐड करो, ऐड करके फाइनल कॉलम में लिखो, राइट। सी, अब कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, ठीक है, मतलब बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो पीएल ऑफ होल्डिंग, होल्डिंग बैलेंस शीट में कितना प्रॉफिट है वो लिखो, इसमें एडजस्टमेंट होगा, लेकिन पहले जोड़ लेते, ऐड शेयर ऑफ, जैसे पोस्ट पोस्ट रिजर्व में शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व ऑफ सब्सिडियरी जोड़े थे, है ना, तो यहाँ भी शेयर ऑफ पोस्ट प्रॉफिट जोड़ेंगे, वही फर्स्ट कंट्रोल चार्ट में जो था, ऐड करोगे शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड, होल्डिंग एच शेयर, होल्डिंग कंपनी का शेयर, ठीक है ना। यस, ये अब इसमें जोड़ लो इनसाइड। अब इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट है, क्या क्या एडजस्टमेंट आ सकता है, यहाँ आ जाओ सेकेंड
ये जो प्री डिविडेंड होल्डिंग क्या किए थे, प्री डिविडेंड होल्डिंग रॉन्गली पीएल में क्रेडिट किए थे, तो होल्डिंग का पीएल में डिविडेंड इंक्लूड था ना, होल्डिंग का जो पीएल इसमें इंक्लूड है, उसको लेस करो, वो इन्वेस्टमेंट से लेस होना चाहिए, तो तुरंत इससे लेस करो, शेयर ऑफ प्री एक्विजिशन डिविडेंड, शेयर ऑफ प्री एक्विजिशन डिविडेंड, dividend of S Limited wrongly credited by H Limited, wrongly credited by H Limited, wrongly इसको होल्डिंग क्रेडिट किए थे इन पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो होल्डिंग का जो हिस्सा होल्डिंग को मिला वो अपना पीएल में जोड़े थे, वो इन्वेस्टमेंट से लेस होना चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट से लेस कर, जो पीएल में जोड़े थे इसलिए यहां से माइनस कर दी। अगेन कुछ एसेट्स बेचे थे होल्डिंग सब्सिडियरी को प्रॉफिट ऐड करके, तो प्रॉफिट होल्डिंग का प्रॉफिट में इंक्लूड है, profit unrealized included in stock of S Limited sold by H Limited। अब होल्डिंग सब्सिडियरी को कुछ सामान बेचे थे और होल्डिंग उसमें प्रॉफिट ऐड किए थे, तो फिर सब्सिडी का स्टॉक में अभी भी इंक्लूड है, तो स्टॉक में जो स्टॉक है ना अनसोल्ड, उसमें अनरियलाइज प्रॉफिट हो गया ना, तो जो अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक पहले एडजस्टमेंट बताए थे वो हम लोग यहां से फिर माइनस कर देंगे, होल्डिंग का प्रॉफिट में इंक्लूड। और अगर कुछ एसेट्स बेचे थे लेस करेंगे, एसेट्स sold by, अच्छा प्रॉफिट इंक्लूडेड, assets sold by नहीं, प्रॉफिट इंक्लूडेड इन सेल ऑफ एसेट्स बाय एच लिमिटेड टू एस लिमिटेड। होल्डिंग सब्सिडी को एसेट्स बेचे थे और उस एसेट्स में प्रॉफिट इंक्लूड किए, तो उसको भी आप क्या करोगे, लेस करोगे, प्रॉफिट थोड़ी है, अपना पेरेंट अपना चाइल्ड को बेच रहे हैं, उसमें प्रॉफिट अगर जोड़े तो गलत बात है ना, वो तो फैमिली का हिस्सा है, मतलब रिलेटेड पार्टीज है, यस, तो ये प्रॉफिट को लेस कर दोगे, राइट। तो इस तरह कुछ एडजस्टमेंट है। और हाँ, अगर एडजस्टमेंट में दे दिया प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का डिक्लेयर किए, तो उसको इग्नोर करोगे, और नोट कंटिजेंट है, कमिटमेंट है, बैलेंस शीट के बाद नोट में लिखोगे, इसमें कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। और एक ऐड करेंगे, एक्सपेंसेस ऑफ सब्सिडियरी खर्चा किए थे, ठीक है ना, और होल्डिंग गलती से वो अपना पीएल में चार्ज करता है और होल्डिंग का प्रॉफिट डिक्रीज हो गया था, उसको ऐड करोगे, expenses of S Limited subsidiary wrongly included, wrongly charged in PL, wrongly charged in PL of H Limited। ये हम लोग फर्स्ट कंट्रोल चार्ट में भी किए, ठीक है, वहां से लेस किए थे, एक बार दिखा देते, फर्स्ट कंट्रोल चार्ट देखो, ये जो पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस, ये एक्सपेंसेस देखो यहाँ, एक्सपेंसेस ऑफ एस लिमिटेड रॉन्गली चार्ज इन पीएल बाय एच लिमिटेड, तो एक्चुअली सब्सिडियरी के एक्सपेंसेस तो सब्सिडी का प्रॉफिट से लेस कर दिया पोस्ट से, और रॉन्गली होल्डिंग अपना पीएल में चार्ज किए, तो होल्डिंग का भी तो प्रॉफिट गलत था ना, तो होल्डिंग का प्रॉफिट से आप इधर अब होल्डिंग का प्रॉफिट से लेस कर दिए, ठीक है, बस एक ये ऐड कर लोगे, ओके, बस ये हो गया आपका। अब इसको ऐड करो और ऐड करके आउटर कॉलम लिख दो, ठीक है, मतलब एडलेस करके जो भी है करके आउटर कॉलम, तो बैलेंस ऑफ पीएल आ गया और रिजर्व आ गया और कैपिटल रिजर्व, अब इन सबको जोड़ लेना, इन सबको ऐड कर लोगे, इन सबको ऐड कर लोगे तो आपको मिल जाएगा कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस, राइट।
हो गया, तो इसको आप बैलेंस शीट में लिख लोगे। ये 3 कंट्रोल चार्ट करना है, आप कंट्रोल चार्ट बोल के लिखो, नहीं तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस, ये बोल के नोट्स देके कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अब नोट्स टू अकाउंट्स इतना है। नोट्स टू अकाउंट्स एक्चुअली पहले डिस्कस कर चुके थे, एक-एक एडजस्टमेंट डिस्कस किए थे ना, उसी को बस बैलेंस शीट में लिखे तो नोट्स टू अकाउंट्स के साथ शो करेंगे। अब बैलेंस शीट में एक बार आ जाते हैं। नोट 1 ट्रेड पेएबल में था, ऐसे सॉरी नोट 1 था लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स डिबेंचर था, ठीक है ना? यस। फिर नोट 2 ट्रेड पेएबल आया, इसके बाद नोट 3 आ गया आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 4 5, बस 5 नोट, ये हो गया, ठीक है ना? और कंटिजेंट में लिखे थे मैंने ये बैलेंस शीट के बाद प्रपोज डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय कंपनी, है ना? यस, तो वो इसमें नहीं आएगा, तो बैलेंस शीट के बाद नोट्स में दिखाओगे। आ जाओ अब, बस नोट्स टू अकाउंट्स बाकी है। तो सिर्फ फॉर्मेट में 3 क्लास लग रहा है, सोचो। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे, लेकिन 3-4 हम फिर बता रहा हूँ, 3-4 क्वेश्चन जब कर लेंगे ना, आप लोग का कॉन्फिडेंस ठीक हो जाएगा। और अभी थोड़ा मतलब आपको ये लगेगा कि नहीं यार, ये सर प्रोबब्ली ये छोड़ना होगा। लेकिन 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओके, और सारा फॉर्मेट याद हो जाएगा, तो फिर प्रैक्टिस हो। यस, अब आ जाते नोट्स टू अकाउंट्स। नाउ नोट्स टू अकाउंट्स 5 नोट है बस। एक सीरियल नंबर, अमाउंट डिटेल, अमाउंट नोट, नेट पर्टिकुलर्स एंड सीरियल नंबर, राइट? यस। फर्स्ट नोट था लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिबेंचर्स, एकदम छोटा-छोटा नोट होगा। तो डिबेंचर होल्डिंग कंपनी का कितना था? डिबेंचर सब्सिडियरी में कितना? और एडजस्टमेंट नहीं होता तो फिर तो डायरेक्ट कर लेते जोड़ के आउट ऑफ कॉलम। लेकिन अब आ जाओ, होल्डिंग इन्वेस्ट किए थे सब्सिडीज डिबेंचर में, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में आ जाओ। ये जो लेस किए, होल्डिंग इन्वेस्ट किए थे ना, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, इसीलिए तो ये मतलब इंटर कंपनी एडजस्टमेंट हो गया। और यहाँ लेस किया था नंबर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर सब्सिडी, ये फेस वैल्यू वहां से माइनस कर देंगे। एक्चुअली होल्डिंग इन्वेस्ट किए तो एसेट्स में था, सब्सिडी को उतना जितना शेयर डिबेंचर इन्वेस्ट किए तो वो तो लाइबिलिटी में था ना डिबेंचर सब्सिडियरी का। सब्सिडी डिबेंचर से वो हटा दो तो म्यूचुअली सेट ऑफ हो जाएगा, ठीक है? लेस फेस वैल्यू, क्योंकि फेस वैल्यू में रिकॉर्ड है, तो फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स ऑफ एस लिमिटेड सेट ऑफ, होल्डिंग सब्सिडियरीज डिबेंचर में इन्वेस्ट किए थे तो जितना इन्वेस्ट किया वो सेट ऑफ कर दो, बस हो गया। बस इस सब में कुछ ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं देता है। बोला ना, नोट्स टू अकाउंट्स कहीं पे होगा कहीं पे नहीं होगा, पर कंट्रोल चार्ट हो तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना? होल्डिंग अगर सब्सिडीज शेयर डिबेंचर में इन्वेस्ट नहीं करते तो नोट से नहीं करते, दोनों जोड़ के लिख लेते। क्लियर है? यस। नोट 2 ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल्स, इसमें क्या है? एक तो क्रेडिटर्स होता है, एक बिल्स पेबल होता है ना, एक तो क्रेडिटर्स, पेन का कुछ तो चल, एक तो क्रेडिटर्स है, राइट? होल्डिंग का और सब्सिडियरी दोनों का लिख लेंगे, होल्डिंग सब्सिडी दोनों को जोड़ लोगे, पेन में कुछ बोथ ऐड कर लेंगे। अब लेस करेंगे, इससे क्या लेस करेंगे? म्यूचुअल डेप्ट सेटअप, क्या लेस करेंगे? म्यूचुअल डेप्ट सेटअप। शुरू में एडजस्टमेंट सारा डिस्कस किए थे ना, डेटर से और क्रेडिटर से, जो लोएस्ट, यस वही क्रेडिटर से लेस कर दिए।
म्यूचुअल डेब्ट सेट ऑफ, राइट। सी, बिल्स पेबल, ये सभी ट्रेड पेबल में आता है। बिल्स पेबल, इसमें भी होल्डिंग लिमिट, होल्डिंग का कितना बिल्स पेबल है और सब्सिडियरी का कितना बिल्स पेबल, दोनों जोड़ लेंगे। और म्यूचुअल एक्सेप्टेंस, एक दूसरे को बिल पे किए तो एक के लिए रिसीवेबल दूसरे के लिए पेबल, तो लेस कर देंगे म्यूचुअल एक्सेप्टेंस सेट ऑफ जो लोएस्ट है, ठीक है। लेस, क्या लेस करोगे? म्यूचुअल एक्सेप्टेंस, पहले सारा डिस्कशन हो गया था, थोड़ा इसलिए लंबा टाइम ले लिया इसमें। म्यूचुअल एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस सेट ऑफ, चार्ज करना होगा, पेन में चार्ज का प्रॉब्लम, लेस कर दो। ओहो, लेस करो, आउट ऑफ कॉलम लिख दो, ठीक है। सी, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट इन एज लिमिटेड, किसी एक में होगा। एक के लिए करंट अकाउंट एसेट साइड देगा, होल्डिंग एसेट साइड दे रहा है, करंट अकाउंट विद सब्सिडियरी, ठीक है। तो सब्सिडी दिखाएगा करंट अकाउंट विद होल्डिंग, मतलब एक दूसरे के बीच कुछ पेमेंट ट्रांजैक्शन होता रहता है, खर्चा किए दूसरे का, तो वो करंट अकाउंट में एडजस्ट कर लेते हैं, बाद में वो पेमेंट होता है, रेमिट हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह करंट अकाउंट दे रहे हैं, मतलब होल्डिंग दिखा रहा है एसेट साइड करंट अकाउंट 20,000, और सब्सिडी दिखा रहा है करंट अकाउंट ऑफ होल्डिंग, होल्डिंग दिखा रहा है करंट अकाउंट ऑफ सब्सिडरी एसेट साइड 20,000, और सब्सिडी दिखा रहा है करंट अकाउंट ऑफ सब्सिडियरी होल्डिंग दिखा रहा है कितना, 20,000। तो एक दूसरे का करंट अकाउंट में एक दूसरे का ड्यू है, ठीक है ना। तो ये भी आपका ट्रेड पेएबल का पार्ट है, ट्रेड पेएबल और ट्रेड रिसीवेबल, तो सेट ऑफ हो जाएगा। करंट अकाउंट होल्डिंग दिखा रहा है, तो लेस कर देंगे सेट ऑफ करंट अकाउंट इन एस लिमिटेड सेट ऑफ, इसमें भी लोएस्ट सेट ऑफ करेंगे, लोएस्ट अमाउंट को सेट ऑफ कर देंगे, और ये जनरली नील आएगा। ये जनरली क्या होगा, क्योंकि हमको अगर अब से मिलना बाकी है बस 10,000 रुपया, तो आपको भी तो पे करना होगा ना 10,000 रुपया, तो जनरली डिफरेंस नहीं इक्वल रहेगा। तो डिफर कब कब कर सकता है, मान लो हम पे किए लेकिन अब अभी तक आपको कैश मिला नहीं, तो कैश इन ट्रांजिट अगर है तो हो सकता है, तो उस केस में हम लोग एडजस्टमेंट जो डिफरेंस रहेगा वो एडजस्ट करेंगे, बट ये जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन करेंगे क्लियर होगा, अब बस अभी फिलहाल इसमें रखो टोटल। अब फटाफट ही कर लेते हैं। तो हो गया नोट 2, नोट 3। अब नोट 3 था पीपीई, बस थोड़ा लेंथी नोट में यही आएगा, पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, है ना। इसमें क्योंकि बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर अलग अलग देता है, सबका अलग अलग करोगे, हम लोग डायरेक्ट ले रहे हैं। एच लिमिटेड में कितना पीपी था और सब्सिडियरीज बैलेंस शीट में कितना पीपी, ये दोनों जोड़ लेंगे। बिल्डिंग तो बिल्डिंग ऑफ होल्डिंग, बिल्डिंग ऑफ सब्सिडियरी, फिर इसमें कुछ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ, ऐड कर लेंगे, लॉस है तो लेस करेंगे। इस तरह बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर सबका करके जोड़ लेंगे, हो जाएगा पीपी। ऐड कर लेंगे या लेस करेंगे, अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस ऑन एसेट्स, हम लोग किए थे ना पहले, सब सब प्रैक्टिस कर रहे थे पहले, ये एडजस्टमेंट भी सॉल्व किया हम लोग। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया बिल्डिंग का मशीनरी का, तो प्रॉफिट तो ऐड कर लोगे, लॉस है तो लेस कर दो। और जहां प्रॉफिट लॉस है, डेप्रिसिएशन अंडर ओवर आ रहा था ना, तो इसका उल्टा हो जाएगा, प्रॉफिट है तो अंडर, तो लेस और ऐड। अगर प्रॉफिट है तो अंडर चार्ज था, तो हम लोग और चार्ज करेंगे, लेस करेंगे, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन, इस सारा कैलकुलेशन सीखे थे हम लोग, है ना, यस। डेप्रिसिएशन अंडर, अंडर तो लेस करोगे, और ओवर, ओवर चार्ज ऑन रिवैल्यूड एसेट्स,
रिवैल्यूड एसेट्स पे डिप्रिसिएशन अंडर और ओवर चार्ज था, तो इसको अब एक करूंगा, ठीक है, इधर लेस और ऐड। और एसेट्स बेचे थे होल्डिंग सब्सिडियरी, उसमें प्रॉफिट इंक्लूड था, और भी लेस करोगे, प्रॉफिट इंक्लूडेड इन सेल ऑफ एसेट्स टू एस लिमिटेड बाय एच लिमिटेड। होल्डिंग बेचे थे, प्रॉफिट इंक्लूड था, तो प्रॉफिट को भी यहां से लेस कर दोगे। एसेट्स में प्रॉफिट इंक्लूड था ना, तो यहां से भी लेस कर दोगे। यस, तो ये सब कर देना। अब करने के बाद फाइनल कॉलम में लिख, ठीक है। और इस तरह बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर सबको एक साथ करके जोड़ लोगे, तो टोटल आपका आ जाएगा पीपी, राइट? यस सर। फोर्थ, बस और दो नोट है, और दो नोट तो कंप्लीट फॉर्मेट। अब नेक्स्ट डे हम लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। अब रिवीजन भी चलते जाएगा। अब नेक्स्ट डे प्रैक्टिस, कुछ प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद डायरेक्ट रिवीजन में आ जाएंगे, ठीक है। रिवीजन में भी कुछ क्वेश्चन दिया ना, फिर उतना कर लोगे हो जाएगा, फिर भी इनिशियली कुछ प्रैक्टिस तो करना है। फोर, नोट फोर क्या था बोलो? नोट फोर था प्रोबेबली इन्वेंट्री, स्टॉक। एक बार देख लेते बैलेंस शीट, ये सब नोट्स टू अकाउंट्स चल रहा था। यस यस यस, एसेट्स। नोट थ्री पीपी, नोट फोर इन्वेंट्री, और नोट फाइव ट्रेड रिसीवेबल, बस कंप्लीट, ठीक है। कहीं पे कैश इन ट्रांजिट है तो कैश में आ सकते हो, क्वेश्चन में करेंगे। इसमें बढ़ाते जाएंगे ना, आप लोग को बोर लगेगा, ऐसे लेंदी है, आप लोग का मतलब मोरल डाउन होने से प्रॉब्लम है फिर। बट एक करना, अटेंड करना है श्योर। यस, तो आ जाते, नेक्स्ट क्या था? इन्वेंट्रीज, स्टॉक, है ना। तो स्टॉक ऑफ एच लिमिटेड और स्टॉक ऑफ एस लिमिटेड, दोनों स्टॉक जोड़। अब इसमें ऐड कर लेंगे गुड्स इन ट्रांजिट, अगर कुछ है तो। अगर दे दिए गुड्स इन ट्रांजिट, तो इसको क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे और लेस कर देंगे। एक दूसरे को बेचे थे, प्रॉफिट इंक्लूड था, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक, अनरियलाइज प्रॉफिट इंक्लूडेड इन स्टॉक। ये सारा एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है वो मैंने बताए थे पहले, तो ये लेस कर देना, हो गया स्टॉक, ठीक है। एंड नाउ लास्ट नोट, ट्रेड रिसीवेबल हो जाएगा आपका लास्ट नोट। फिफ्थ नोट, ट्रेड रिसीवेबल। फिफ्थ इज ट्रेड रिसीवेबल। जैसे ट्रेड पेबल में तीन तीन एलिमेंट था ना, वही बस रहेगा ट्रेड। एक द क्रेडिटर्स, तो इसमें डेटर्स, होल्डिंग में कितना, सब्सिडियरी कितना, है ना। डेटर्स होल्डिंग का कितना लिख लो, और डेटर्स सब्सिडियरी का कितना। लेस इससे करोगे म्यूचुअल डेट सेटअप, म्यूचुअल डेट्स सेटअप, क्रेडिटर्स से लेस किए थे ना, बस उतना ही अमाउंट डेटर से भी लेस कर दो। बिल्स रिसीवेबल, होल्डिंग एंड सब्सिडियरी। उधर बिल्स पेबल था, तो होल्डिंग में कितना रिसीवेबल, सब्सिडियरी में कितना, जोड़ लो। और पेबल में लेस किया था ना म्यूचुअल एक्सेप्टेंस सेटअप, उतना ही अमाउंट इधर सेटअप करोगे, लेस म्यूचुअल एक्सेप्टेंस सेटअप, म्यूचुअल एक्सेप्टेंस सेटअप, ये आप लेस कर दोगे। और ये सब एडजस्टमेंट एकदम शुरू में मैंने बता दिए थे, सारा बता दिए थे कि एडजस्टमेंट क्या क्या किया जाएगा। थर्ड, करंट अकाउंट एसेट्स इन एस लिमिटेड, मतलब होल्डिंग दिखा रहा है, सब्सिडियरी का करंट अकाउंट एसेट साइड, इससे लेस कर देंगे करंट अकाउंट
इन एच लिमिटेड सेटअप, लाइबिलिटी में जो था सब्सिडियरी दिखा रहे थे वो सेटअप कर देंगे, ये नील हो जाएगा, ये नील आएगा ऑलवेज, ठीक है। और ये जोड़ लेना टोटल, ठीक है। यस, क्रेडिटर्स में भी ना ये नील आएगा, म्यूचुअल एक्सेप्ट करंट अकाउंट, ये माइनस करने से ऑलवेज जीरो ही आएगा। कुछ बैलेंस रहेगा ना वो कैश इन ट्रांजिट या स्टॉक इन ट्रांजिट उसमें एडजस्ट होगा, इसीलिए वो करंट अकाउंट को तो क्लोज कर देंगे। ये हो गया आपका सारा एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब वो बैलेंस शीट में पुट करोगे, बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। इतना कुछ आपको याद रखना है। रिवैल्यूएशन हो रहा है, कंट्रोल परसेंटेज कैसे करोगे, इसके बाद आपका रिवैल्यूएशन हो रहा है तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस कैसे फाइंड करोगे, कितना डेप्रिसिएशन अंडर ओवर है, डिविडेंड है प्री एक्विजिशन तो प्री डिविडेंड का एडजस्टमेंट कैसे होगा, फिर आपका एक गुड्स बेचे थे स्टॉक में कितना प्रॉफिट है इनको एडजस्ट करोगे, म्यूचुअली डेप्स था वो सेटअप करोगे, म्यूचुअल एक्सेप्टेंस था सेटअप करोगे, कैश इन ट्रांजिट था ये सब एडजस्ट करोगे। इस तरह कुछ एक दूसरे के बीच कुछ ट्रांजैक्शन था, उसको एडजस्ट करने के बाद फाइनली कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बन जाएगा। और यही आपको करना है, यू हैव टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी विद सब्सिडियरी कंपनी, राइट? यस। तो नेक्स्ट है, ये हो गया हम लोग का फॉर्मेट कंप्लीट। अब नेक्स्ट डे हम लोग शुरू करेंगे इससे प्रैक्टिस, ठीक है ना। नेक्स्ट जो क्लास है वेडनेसडे ही है और वेडनेसडे के क्लास में ही इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो अब रिवीजन इसके फिर इस मतलब ये 2 दिन हम लोग का कंटिन्यू चलेगा क्लासेस, और फिर एफएम तो कंप्लीट हो गया, एफएम का रिवीजन क्लास ही चलते रहेगा। और फिर होल्डिंग का कुछ सवाल करके 2 क्लास लेंगे, कल लेंगे मतलब सॉरी परसों लेंगे, वेडनेसडे लेंगे, और वेडनेसडे के बाद एक और क्लास हम ले लेंगे। तो इसमें होल्डिंग आपका मोटा मोटी 4-5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर 4-5 सॉल्व हो जाता है फिर डायरेक्ट हम लोग आ जाएंगे, 4-5 नहीं कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए, 7-8 तो हो सकता है 3 क्लास दे देंगे हम, बीच में घर से रिकॉर्डिंग करके दे देंगे और फिर रिविजन कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। यस, आज का क्लास यहीं पर छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास फिर मीट करेंगे हम लोग।